नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। वक्फ बोर्ड का मामला भले ही जेपीसी के पास हो, लेकिन इस पर विवाद कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है, जिसके बाद सियासी बाजार भी गर्म हो गया है। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, केरल तक वक्फ बोर्ड के जमीनों पर दावा करने के मामलों से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन ऐसे में कर्नाटक की सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा बरप गया है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए 2750 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित करने के फैसले पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा है। सिद्धारमैया सरकार, जो पहले से ही राज्य वक्फ बोर्ड की तरफ से राज्य में किसानों, मंदिरों, स्कूलों और विधायकों और निजी व्यक्तियों की जमीन को वापस लेने के लिए कथित तौर पर नोटिस जारी करने को लेकर आलोचना का सामना कर रही है। सरकार के इस कदम को हिंदू समर्थक संगठनों ने अनुचित और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण बताया है। इस सब के बीच हिंदू संगठनों ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि हिंदू मंदिरों की जमीन को नियमित करने की लंबे वक्त से लंबित मांग क्यों अनसुनी की गई। सरकारी जमीन पर बने 34,000 से ज्यादा मंदिरों सी कैटेगरी ने जमीन का मालिकाना हक मंदिर प्रशासन को ट्रांसफर करने की मांग की है। हिंदू समर्थक कार्यकर्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार वोटों के खातिर अल्पसंख्यकों को तरजीह दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 1,20,000 एकड़ से ज्यादा का मालिक वक्फ बोर्ड मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए जमीनें क्यों नहीं मुहैया करा सकता। वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान के मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड के पास 1,20,000 एकड़ जमीन है, लेकिन केवल 23,000 एकड़ ही अतिक्रमण से मुक्त है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों वक्फ की अदालतों का आयोजन किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो अतिक्रमण की गई वक्फ की जमीनों के लिए नोटिस जारी करें। इसके बाद मंदिरों, किसानों, स्कूलों, सरकारी बिल्डिंग, राजनेताओं की जमीन और ऐतिहासिक स्मारकों को भी नोटिस जारी किया गया है। किसानों को दिया 25 नवंबर तक का वक्त। वहीं उत्तर कर्नाटक के जिलों में किसानों ने वक्फ संपत्तियों के रूप में संशोधित जमीन रिकॉर्ड को सुधारने के लिए 25 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित की है। बीजेपी और जेडीएस राज्य भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और 9 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाने का प्लान बना रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले अप्रैल में तत्कालीन उप मुख्य सचिव ने राज्य सचिव को 328 प्रस्तावों की जांच करने और बेंगलुरु, रायचूर, कलबुर्गी, हसन और दक्षिण कन्नड़ जिलों में 2,750 एकड़ सरकारी या निजी यानी अधिग्रहण के बाद भूमि कब्रिस्तानों के लिए आवंटित करने का निर्देश दिया था। राज्य स्तर टास्क फोर्स की वक्फ संपत्ति की समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व विभाग को 21,767 संपत्तियों के खाता भूमि रिकॉर्ड को वक्फ में संशोधित करने और जमीन ऐप में इसे अपडेट करने का निर्देश दिया गया था। वैसे जब से वक्फ संशोधन बिल जेपीसी के पास गया है, उसके बाद से वक्फ बोर्ड की तरफ से जमीनों पर दावा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभी हाल ही में दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही मामले देखने को मिले हैं। 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा। वक्फ बोर्ड को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ लोकसभा में वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं, जिसके बाद जेपीसी का गठन किया गया। पिछले दिनों दिल्ली से जो मामला सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड ने दिल्ली की 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोका। सबसे बड़ी बात, इनमें से कुछ मंदिर वक्फ बोर्ड बनने से पहले के हैं। 2019 की रिपोर्ट में खुलासा। दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने जो दावे का खुलासा अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट से हुआ है, ये रिपोर्ट साल 2019 में आई थी। इसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के कई मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हैं। इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उसे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कहा गया। वक्फ बोर्ड का किसी हिंदू जमीन पर खुद का दावा कोई पहली बार नहीं है। इसके कुछ दिन पहले बिहार में 90% हिंदुओं वाले एक पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया था। पटना से 30 किलोमीटर दूर गोविंदपुर गांव को अपना बताया गया। गोविंदपुर गांव की आबादी लगभग 5,000 है और यहाँ 95% हिंदू रहते हैं। गोविंदपुर के 7 ग्रामीणों को वक्फ नोटिस जारी किया गया। पूरा गांव अपना बता रहे वक्फ ने जगह खाली करने की डेडलाइन भी दी है। वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वक्फ संपत्ति का हिसाब लगाए 2006 में जहां 1,20,000 एकड़ वक्फ संपत्ति थी, वहीं 2009 में ये बढ़कर 4 लाख एकड़ हो गई। 2024 में ये बढ़कर 9,40,000 एकड़ हो गई है। इधर वक्फ बोर्ड को लेकर बनी जेपीसी ने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 पर आम जनता से ईमेल और लिखित पत्र के जरिए सुझाव मांगे हैं। समिति के आधिकारिक सूत्र के अनुसार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 पर 18 सितंबर 2024 तक समिति को 91,78,419 ईमेल प्राप्त हुए हैं। हाईकोर्ट से वक्फ बोर्ड को फटकार। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के वक्फ बोर्ड की संपत्ति हथियाने की एक कोशिश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बोर्ड को वक्फ ट्रिब्यूनल में मामला ले जाने का आदेश दिया है। वक्फ बोर्ड ने 1976 में खुद के द्वारा ही निजी घोषित की गई एक संपत्ति को दोबारा वक्फ में बदलना चाहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस MGS कमाल ने एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड पहले के समय में प्रशासक की तरफ से दिए गए फैसले को सिर्फ कमेटी बनाकर नहीं बदल सकता और इसके लिए उसे ट्रिब्यूनल जाना होगा। कोर्ट ने कहा कि पहले का प्रशासक और अब का ट्रिब्यूनल बराबर की संस्थाएं हैं। क्या है मामला? ये मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित एक संपत्ति से जुड़ा है। जिस संपत्ति पर वक्फ अपना कब्जा करना चाहता है वो शाह मोहम्मद रजा अली नाम के एक शख्स की थी और अब इस मामले में उसके बेटे जाबिर अली ने याचिका लगाई है। इस संपत्ति को 1965 में तब के मैसूर वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। ये आदेश तब वक्फ के प्रशासक ने दिया था। वक्फ घोषित की जाने वाली संपत्तियों में एक कब्रिस्तान भी शामिल था। वक्फ घोषित किए जाने के बाद भी ये संपत्तियां रजा अली के कब्जे में ही रही थी और उसको लेकर बोर्ड ने 1975 में उन्हें नोटिस भी भेजा था। इस मामले में की गई जांच के बाद 1976 में राज्य के वक्फ बोर्ड ने ये सभी संपत्तियां रजा अली की निजी संपत्तियां घोषित कर दी थी। इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की लिस्ट से हटाने के आदेश भी 1977 में ही दिए गए थे। इसके बाद 2020 तक किसी को भी इस मामले में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 2020 में कर्नाटक वक्फ बोर्ड की निगाह इन पर पड़ गई। उसने नवंबर 2020 में एक नोटिस जारी करके रजा अली के बेटे जाबिर अली को अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड ने आरोप लगाया कि जाबिर अली को गड़बड़ी से ये संपत्ति मिली है। इसके बाद जाबिर अली कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने जाबिर को वक्फ को जवाब देने को कहा था। वक्फ बोर्ड ने इसके बाद एक कानूनी कमेटी बना दी। इस कमेटी ने 1976 का आदेश पलट दिया और कहा कि ये अब वक्फ संपत्ति है। इसके बाद जाबिर अली फिर से हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दलील दी कि 1976 में खत्म हो गए मसले को वक्फ बोर्ड अब उठा रहा है, जो सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासक का आदेश अब के कानून के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल या और कोई बड़ा न्यायालय बदल सकता है। जाबिर अली ने वक्फ की कमेटी के जरिए इस संपत्ति पर कब्जे की कोशिश को गलत ठहराया था। हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को सही मानते हुए इसे दोबारा वक्फ की संपत्ति बनाने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को इस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल जाने को कहा है। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं है। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिसे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीके से बचने पर रोक के लिए बनाया गया था। कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार देता है। इन मज़ारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। 1995 का कानून ये जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है।
कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होते हैं। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है। नरसिम्हा राव सरकार में बढ़ी थी वक्फ बोर्ड की शक्तियां। 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि 1995 के संशोधन ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिली। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी यानी कि धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान ली जाए तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि ये जमीन किसकी है ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में साल 1913 में संशोधन पेश किया गया जिसे वक्फ को इसे संबंधित मामले में असीमित और पूरी तरह से खुद का फैसला लेने की शक्ति मिली। लेकिन वक्फ बोर्ड इसका किस तरह से इस्तेमाल करता है वो आपको खबरों से समझ आ जाएगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।